तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अंशुमन। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का ये वीडियो क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ से रिलेटेड है। तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से रीड करेंगे। बट प्लीज, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैनल अभी बहुत डाउन चल रहा है। तो प्लीज हमें सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। प्लीज सपोर्ट एवरीवन। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री व्हेन, वेयर एंड हाउ। मतलब हिस्ट्री कब, किस जगह और कैसे लिखी गई है। तो आज के इस चैप्टर का की कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? पिछले वीडियो में हमने जैसा कि देखा था अपने हिस्ट्री के कि हमने उस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें भी हम इस टॉपिक से कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। तो हम अर्ली ह्यूमंस को इंडिया में वो कैसे आए उनके बारे में भी हम जरूर से पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हिस्ट्री पढ़ने के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आप सभी को जैसे पता ही होगा, हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक लिटरेरी सोर्सेज। तो इसी के एविडेंस पे ये सारे हमारे आज के की कंसेप्ट हैं। तो लेट्स थोड़ा सा वार्म अप जरूर कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए चलते हैं। तो आपके सामने एक फोटो आई होगी जिसे आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ऑफ कोर्स नीचे लिखा हुआ है भीमबेटका केव पेंटिंग। तो आज हम भीमबेटका केव के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक टाइप से जनरल नॉलेज हो सके और आप अपने क्लास में उसको अच्छे से बता पाए। भीमबेटका केव, ये हमारी जो केव्स है, मतलब ये जो गुफाएं हैं, ये हमारी प्री हिस्टोरिक टाइम से हैं। इसका स्टेट मध्य प्रदेश है। ये डिस्ट्रिक्ट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी सर्च ऑपरेशन शुरू हुई थी 1957 एडी से 1958 एडी तक। इसके एक्सप्लोरर जिन्होंने इसे खोजने में मदद की है, उनका नाम है वी.एस. वाकनकर, विष्णु श्रीधर वाकनकर, who was a professor at Ujjain University. And he was a researcher, explorer and an archaeologist too. So, mountain range. It is located in near the Vindhyachal mountain range. इसकी हिल मतलब इसकी पहाड़ी आदमगढ़ हिल है। ये किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ओबेदुल्लागंज। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केव्स 600 है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ पेंटेड केव्स अराउंड 275 है। ये केव्स भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। ये फेमस है अपने रॉक पेंटिंग्स के लिए। इसके फीचर्ड सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप डांस, आउटलाइन फिगर, हंटिंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, wars and daily activities of ancient humans. The caves are spread over an area of 10 kilometers. मतलब ये गुफाएं 10 किलोमीटर लंबी हैं। Could you imagine? The Bhimbetka caves was belong to Paleolithic, Mesolithic and Neolithic age. Means these Bhimbetka caves are present in Paleolithic age also, Mesolithic age also and Neolithic age also. That is, these caves are belong to three periods. But this cave mainly belongs to Mesolithic period. Okay? Now, UNESCO declared Bhimbetka as a World Heritage Site in 2003. Bhimbetka has the most number of hunting pictures. Recently, the fossils of the world's oldest animal, Dickinsonia, was discovered in Bhimbetka rock shelter of Madhya Pradesh. This is an extinct genus of basal animal. Information about this has been published in international journal Gondwana. The first set of prehistoric paintings is found in Bhimbetka. Full information of ASI.
Full form of ASI is Archaeological Survey of India. We will read about invention of paper in the next topic. Okay, so let's go. Now, our first topic is what is history? History reveals the story of the past. History हमारे पास्ट की, जो हमारे भूतकाल में जो समय बीत चुका है उसकी स्टोरी बताती है. जो हम प्रेजेंट सराउंडिंग्स और जो रिजल्ट हम अपने आसपास देख पा रहे हैं वो रिजल्ट है हमारे पास्ट इवेंट्स की. ओके, तो ये जो पास्ट है ये जो हम पास्ट में करते हैं और जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं ये हमारे फ्यूचर का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है. Therefore, our past and present are interceptable, means they are interpretable. Okay, so we cannot understand the things and the way of life today unless we know how to develop. Okay, so we cannot understand the things ना कि वो कैसे डेवलप हुए, उन्होंने कैसे मतलब अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया. Let's consider a example. ठीक है, for example, consider a book. ठीक है, we have a book in front of us. It is made up of sheets of paper. But have you ever thought that where has this paper come from? Who was the first to make paper? Well, the Egyptians were the first to start the art of paper making. Sometime around 3500 BCE, it was made from papyrus reeds. The word paper is derived from papyrus itself. But if we got to know, there is a question. Let us see. If in the examination it is asked that who invented paper, then you will write China. If it will ask who started the art of paper making, then you will write Egyptians. Let me tell you about the invention of paper. Invention of paper. The credit for the invention of paper is given to a person named Cai Lun of China. He was the first officer in charge of production of goods in the royal court of the Eastern Han dynasty of ancient China. It is known that Cai Lun had informed the royal court in 105 AD about the method of making paper from the tree bark, hemp rage, and fishing nets. Now, I'll tell you then when paper came to India. Paper came in India during 7th century BCE or 7th century AD. Okay, let's come to next topic. So, history reveals. It is an important topic. Let us read first. The birth of Jesus Christ was earlier mistakenly taken to be 1st CE in a medieval attempt to quote the years. Today, most scholars generally assume the date of birth of Christ between 6 and 4 BCE. Now, history, proto-history and prehistory. History have classified the past into history, proto-history and prehistory. They have done by historians. History of humans started when humans learned how to write. They begin to keep records of the time. The period is known as history. Okay? जब humans लिखना शुरू किए थे, जब उन्होंने वॉल्स पे पेंटिंग्स बनाना शुरू की थी, जब उन्होंने अपना जर्नी को शुरू किया था एज अ ह्यूमन, उस टाइम को हिस्ट्री कहा जाता है. प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है, प्रोटो हिस्ट्री इज द टाइम पीरियड फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स बट दे आर फ्यू एंड स्टिल कैन नॉट बी डिसिफर्ड. मीन्स प्रोटो हिस्ट्री का ये मतलब है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब रिकॉर्ड्स को लिखा गया हो. ओके, लेकिन हमारे पास ये बहुत कम ही है, अभी इस टाइम पे हमारे पास ज्यादा नहीं है. द टाइम बिफोर ह्यूमन बीइंग बिगिन राइटिंग इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एरा. प्री हिस्टोरिक एरा किसे कहते हैं? जब ह्यूमंस ने लिखना शुरू किया था, मतलब अपनी पहली बार लिखना शुरू किया था, तो उसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं. नाउ प्री हिस्ट्री मीन्स
Prehistory is the period that begins with the appearance of human beings about 5 million years ago and ends with the invention of writing. तो प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जो शुरू तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ हुआ, लेकिन उसका एंड जब उन्होंने इन्वेंशन ऑफ राइटिंग की तब हो गया. It is the important to mark the ending of prehistory and beginning of history as it varies from region to region. तो ये रीजन टू रीजन से बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चलता आ रहा है, तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम प्री हिस्ट्री की एंडिंग और हिस्ट्री की शुरुआत को लिखें. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क. ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया. तो हमने जैसा कि पढ़ा हुआ था, इसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही लिखा है. द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इन इंडिया shows the diverse culture and traditions which is gently influenced by its physical features. तो हिस्ट्री जो हमारे ह्यूमन काइंड में इंडिया में बहुत सालों से चलता आ रहा है, जो अपने डाइवर्स कल्चर और अपने ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है. इंडिया हैज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड सी कोस्ट. इंडिया में पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, प्लेन्स हैं, सी के कुछ समुद्र के किनारे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. द हिमालय हैज एज्ड एज अ बैरियर अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स इन द नॉर्थ. खैर, नॉर्थ में सबसे ज्यादा इन्वेडर्स आए, बट जो चाइना की तरफ से इन्वेडर्स आए वो बहुत कम आए. बिकॉज ऑफ हिमालयस दे प्रोटेक्टेड अस. Since early times, settlements in India were found near rivers to get easy access to water. For instance, the first cities came up about 4,700 years ago on the banks of river Indus. In the map below, you can locate those cities. Okay, so map number 1.1, Indus Valley Civilization, Harappa and Mohenjo-daro. So as you can see that it is shown that Indus Valley Civilization is there. Let me take the color. So let's choose blue. Okay. So you can see that there is a triangle forming. Okay. This triangle formation are present that it is here. The part is India. Here we can say it's Pakistan, and here it goes to Afghanistan. Okay, so our next thing is that the blue lines that you can see here are the rivers. Mostly people began their civilization during near the rivers, so that's why they are also called river civilizations. Next topic, let's go. Historians have identified many such sites. The banks of river Narmada were inhabited by humans thousands of years ago. They were hunters, gatherers. There are many other evidences that rivers are the most common site to build settlements. For example, large kingdoms along river Ganga and its tributaries developed around 2,500 years ago. Magad was the one such kingdom in the Gangetic River Valley. Okay, Magad was the one such kingdom was found near the Gangetic Valley. Okay, history reveals the Kirthar and Somalian hills are the areas where humans first began growing crops around 8,000 years ago. They grew wheat and barley and also began domesticating animals. Garo Hills in the northeast show evidence of the development of agriculture. जो विंध्या हमारे पास पहाड़ है, जो हमारे पास विंध्या के माउंटेन्स हैं, उनके जो सेंट्रल इंडिया में है, उसके पास से जो नर्मदा रिवर है और जो गारो हिल्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे एविडेंस मिलते हैं हमारे एग्रीकल्चर के. और वही पहली जगह है जहां पे राइस सबसे पहले कल्टीवेटेड हुआ था.
The coastal plains have been centers of trade and commerce since ancient times. They were an enormous exchange of ideas, cultures, and traditions. This resulted in the development of a unique yet diverse culture. Okay, they have done the trade centers were there near the coastal plains areas, and some commerce scenes also, and very they have done their exchange of ideas, cultures, and traditions. We have done the exchange. Okay, so this resulted in the development. Okay, if we are exchanging our traditions, means if we are telling one person to another person about our tradition, okay, so he will also tell us about his tradition. We will let our mind be shown that we can saw and assume that we can develop their culture also. They have the diverse culture, so we can help their culture to be developed. Okay. So next, history is earliest name of India. India has been known by many important names in the past. About 2500 years ago, the Greek who came in from the northwest crossed river Indus, which they called Hindos or Indos. They called the land beyond the river India. The name Bharat has been used in the Rig Veda. It was named after the king Bharat, who was a famous ruler. Do you know who was the king Bharat? King Bharat एक ऐसे महान राजा थे जो शेरों के साथ खेलते थे, शेरों को पल भर में ढेर कर सकते थे. He was a great ruler of ancient India. Now, sources of history. So what are the sources of history? History provides us with information about the past events. This information is collected through various sources in order to reconstruct the past. History gives us many information, and we use the history to reconstruct we use these sources of history to reconstruct the past, to imagine that what happened. देखो, कुछ बच्चों को डर रहता है कि हिस्ट्री से, कुछ बच्चे डरते हैं. क्यों डरते हैं? उन्हें लगता है कि हिस्ट्री रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ हमारे डेट से. बट हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स नहीं होता. हिस्ट्री में हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, हम इवेंट्स को समझते हैं. हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. हम अपने कल्चर के बारे में जान जाते हैं, हम अपने ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं. सो हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ओके. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? हमारे यहाँ दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल और एक लिटरेरी सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हु स्टडी हिस्ट्री थ्रू एक्सकैवेशंस ऑफ साइट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. They look for various physical remains like jewelry, pottery, tools, etc. Okay, so group of experts. तो जैसा कि हमने सुना था वीएस वाकनकर के बारे में. ओके, तो उन्होंने भीमबेटका केव्स का एक्सकवेशन किया था विद द हेल्प ऑफ अदर एक्सपर्ट्स एज वेल. सो उनको उस टाइम पे, अब मान के चलो कि वो उस उज्जैन यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे. अब वो आएंगे, ठीक है, वो आए भीमबेटका केव्स में, तो वो वहां तो वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाएंगे ना, वो वहां पे प्रोफेसर तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो वहां पे जाके आर्कियोलॉजी कर रहे हैं. मतलब वो वहां जाके उन चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनका एक्सकवेशन कर रहे हैं. तो इट्स इम्पोर्टेंट. ओके, तो वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो ज्वेलरी को देखते हैं, पुराने जमाने की पॉटरी, टूल्स एक्सेट्रा फ्रॉम द एक्सकवेशन साइट टू गेन नॉलेज अबाउट द पीरियड. सो वो उससे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं. ओके, जैसे हम अगर अभी हिस्ट्री पढ़े, हमारी नॉलेज को भी पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा पावरफुल थे, कितने ज्यादा उन्होंने कितने ज्यादा डेवलपमेंट किए थे. तो हमें देखो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. ओके, वी गॉट टू नो. जैसे कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद होता है, हिस्ट्री भी पसंद करो, मतलब मैथ्स भी अच्छा लगता है तो मैथ्स भी पसंद करो, हिस्ट्री भी अच्छा लगता है हिस्ट्री भी पसंद करो. ओके, सो these are especially important in gathering information about prehistory because no written records are available. Okay,
सो ये एक ऐसी चीज है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि अगर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है, मतलब हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं है कि इस पीरियड में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा अपग्रेडेशन हुआ, ऐसा ये हुआ, वो हमारे पास नहीं है, तो हम एक इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं कि हम एक्सकैवेशन कर सकते हैं, हम उसके बारे में आर्कियोलॉजी कर सकते हैं, ताकि हमें उसके बारे में एक्सकैवेशन करके हमें उससे ज्यादा नॉलेज मिल सके कि उस टाइम पे उस पीरियड से उस पीरियड के बीच में क्या हुआ था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस includes cave paintings, coins, inscriptions, monuments and burials। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या चाहिए होता होगा उन्हें एक केव पेंटिंग चाहिए होती होगी, कुछ पुराने जमाने के कॉइन्स चाहिए होते होंगे, कुछ रिटन इंस्क्रिप्शंस जो आजकल मतलब केव में कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे होते थे वो चाहिए होते होंगे, ब्यूरल्स यानी जहाँ पे उनको दफनाया जाता होगा वो एरिया। ठीक है, तो केव पेंटिंग्स पहले हम रीड कर लेते हैं। Cave paintings. Cave paintings were done by early humans to express their various actions like hunting, use of weapon, etc. Okay, so उस टाइम पे लोगों को अपनी केव पेंटिंग्स क्यों दिखानी थी? क्योंकि ताकि वो अपने एक्शन को एक्सप्रेस कर सके। वो आदि मानव, वो उस टाइप के ह्यूमन, ना वो बोल पा रहे थे, ना वो सुन पा रहे थे, वो एक दूसरे को बातें समझा भी नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने केव पे पेंटिंग्स करना शुरू किया ताकि वो दूसरों को दिखा सके और समझा सके कि हमने आज इसको मारा, इसको मतलब आज हमने इसकी हंटिंग की, मैंने आज ये वेपन चलाना सीखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो अपनी खुशी के लिए, अपनी दुखी के लिए, हर चीज के लिए वो इन सब का यूज कर सकते। देयर आर डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर वी कैन फाइंड दीज केव पेंटिंग्स। तो ये दुनिया में एक ही जगह नहीं है, दुनिया में सब जगह आपको मिल जाएगा। Many of them are now tourist spots। उसमें से बहुत सारी जगहें आज टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुकी हैं। भीमबेटका केव्स इन इंडिया आर फेमस फॉर केव पेंटिंग्स। अभी हमने पढ़ा था ना नोट्स में। तो कुछ पेंटिंग्स, सम पेंटिंग्स एट भीमबेटका आर अप्रोक्सीमेटली 300 years ओल्ड। कुछ तो 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। एक चेक पॉइंट हम सॉल्व करेंगे, एक चेक पॉइंट आप सॉल्व करके हमें बताओगे। ठीक है, सो एक चेक पॉइंट लेट्स सॉल्व। ओके, एक्सपर्ट हु स्टडी हिस्ट्री थ्रू एक्सकैवेशंस ऑफ साइट आर कॉल्ड डिगर्स। नो, they are not diggers, so they are archaeologists, that's why it is false। Now, which area in the northeast shows evidence of the period before sorry evidence of the development of agriculture? Okay, so let's come to the answer। Mehergarh, located in Balochistan, Pakistan, is considered the area in the northeast that shows the earliest evidence of settled agriculture in the subcontinent। This site is seen as a precursor to the Indus Valley civilization। The development of agriculture in this region dates back to the Neolithic period। Okay, so next, the period before human began writing is called prehistory। Next, Magad was a kingdom in the eastern part of ancient India corresponding to the modern state of Bihar। Okay, so next let's go, coins। The earliest coins were only pieces of metals with a mark to indicate that they were coins and not just bits of metal। Later on the coins had the names or portraits of the rulers। पहले के टाइम पे जो कॉइन्स होते थे ना वो सब सर्कुलर होते थे, उनपे कुछ लोहे से मार के, मतलब उसपे थोड़ा सा मार के तो वो लोग दिखा दिया करते थे। ओके, सो दे शोज। ओके, ठीक है, तो उस पे उन लोग जब मार देते थे तो एक निशान बन जाता था जिससे वो एज अ कॉइन उसे यूज कर पाते थे। ओके, इफ एनीवन इज हैविंग अ डाउट प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो कुछ सालों बाद कॉइन्स पे उस किंग की
फोटो लगने लगती थी उस रूलर की, उस टाइम पे जो रूलर था जिस ओके. सो द कॉइन्स गिव वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन. वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है. सच कॉइन्स कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सकवेशन साइट हेल्प टू gather more information about the origin, size and extent of the kingdom. The metal used for the coin also reveals whether the kingdom was rich or poor. Coins also give information about the region, clothes and even the pastimes of the people. The coins shown alongside show the Samudragupta was a talented musician. तो जो कॉइन्स होते थे वो कॉइन्स मतलब कलेक्टेड होते थे हम एक्सकवेशन के थ्रू. ओके. जो हेल्प करते थे इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके. उस किंगडम की ओरिजिन की, उसकी साइज की, उसकी एक्सटेंट की, एटसेट्रा एटसेट्रा. जो मेटल होता है उस कॉइन में, जो उस टाइम पे जो कॉइन्स में मेटल यूज होता था वो हमें बताता था कि किंगडम कितना रिच है और कितना पुअर है. ओके. सो कॉइन्स ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट. ओके. तो वो हमें कॉइन्स जो होते थे वो हमें रीजन के बारे में बताते थे, क्लोथ्स के बारे में बताते थे और पास्ट लोगों के पास्ट टाइम्स के बारे में भी बताते थे. सबसे इंटरेस्टिंग बात, तो जो आप बगल में दो कॉइन्स देख पा रहे होंगे वो कॉइन्स समुद्रगुप्त के हैं. समुद्रगुप्त वाज अ रूलर एंड मोर इंटरेस्टिंगली ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन एज वेल. So now, inscriptions. Wait a minute. Yeah, inscriptions. Another archaeological source to study the past are the inscriptions. Another archaeological source जो हमें हिस्ट्री बताती है और हमारे पास्ट के बारे में बताती है उसका नाम है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शंस किस पे लिखे होते थे? स्टोन्स और मेटल्स पे. देयर आर मेनी इंस्क्रिप्शंस फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड सच एज द इंस्क्रिप्शंस फाउंड अक्रॉस द एम्पायर ऑफ एम्परर अशोका. देयर आर मेनी इंस्क्रिप्शंस फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड सच एज इंस्क्रिप्शंस. ओके. एम्परर अशोका. सो एम्परर अशोक एक ऐसे एम्परर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे. वो हमें उनकी लाइफस्टाइल, उनके एम्पायर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनका रिलीजन ऑफ कोर्स जो बुद्धिज्म है वो उसके बारे में हमें जानकारी देते थे. किंग्स अपने रिकॉर्ड्स किस लिए करवाते थे? जब वो किसी बैटल को जीत के आते थे. ओके. देखो हिस्ट्री में अभी तक हमने एक भी डेट नहीं पढ़ी है, हमने ज्यादा डेट भी नहीं पढ़ी है. इसमें आप पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हो तो हिस्ट्री से बिल्कुल डरना नहीं है. So now monuments. The study of monuments is the key to understand a particular culture. हमें एक particular culture के बारे में अगर समझना है तो हमें monuments को देखना चाहिए. जैसे हमारे ancient एक बिल्डिंग है जिसका नाम है सांची स्तूप जो सांची में है. And the Parthenon and the Roman Colosseum, रोमन का कोलोसियम are the windows to the early civilizations. ओके. तो वो अर्ली सिविलाइजेशन के लिए हमारे लिए खिड़की की तरह है. अगर हम उसे अच्छे से समझे और उसे खोल दे तो हमें उन सब के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनकी क्लोथिंग के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में सब पता चल जाएगा. सो नाउ ब्यूरल्स. द ब्यूरल साइट्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस टू आर्कियोलॉजिस्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्यूरल्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ब्यूरल्स का मतलब होता है उनके दफन होने की जगह, मीन्स उनका जहां उनको बरी किया गया हो. ओके. फॉर एग्जाम्पल बर्जा होम इन काश्मीर, इट्स अ वेरी फेमस साइट. बर्जा होम इन काश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को बरी किया जाता था, लेकिन बरी करने से पहले वहां का रिचुअल था कि उनको लाइन से ढका जाए. क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते थे कि मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, तो वो उनको उनके टूल्स, उनके वेपन्स, उनकी हर एक सामान, उनके पैसे, उनके सबके साथ उनको बरी कर दिए थे. ओके. दिस शोज दैट दे बिलीव द लाइफ आफ्टर डेथ. समटाइम द पीपल पेट्स वर आल्सो बरीड विद देयर मास्टर्स. अगर कोई पेट उनके मास्टर के साथ मर जाता है तो उसे भी बरी कर दिया जाता था. ओके. एंशिएंट इजिप्शियन history reveals ancient Egyptians mummified the dead and put the mummies in pyramids
along with their many gave goods. They removed the brain but saved the heart during mummification. तो जो एंशियंट इजिप्शियंस थे, जब वो ममीज को तैयार करते थे पिरामिड्स के लिए, तो वो गुड के साथ उनको रख देते थे, मतलब उनके सामानों के साथ उनको रख दिया करते थे। बट इंक्लूड वो क्या करते थे कि वो उनके ब्रेन को हटा दिया करते थे, बट उनके हार्ट को उनके साथ ही रखा करते थे। ओके, नाउ लिटरेरी सोर्स आर अदर टॉपिक ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. Other than the archaeological sources, we have read old books to find out about the story of the past. These are the called literary sources. They include. ठीक है, तो archaeological sources के साथ साथ हमारे पास literary sources भी हैं. They are called literary sources. Okay. They include manuscripts. हमारे पास है, हमारे पास biographies है, हमारे पास religious texts है like रामायण, महाभारत, secular literature है, हमारे पास travelogues है. So manuscripts होते हैं. तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? वो हैंड पे पाम लीव्स जो होती है उनके हैंड पे लिखे जाते हैं और बार्क ऑफ द ट्री लिखे जाते हैं, जिसे बेड्स कहा जाता है. These deal with a wide range of subjects. उसमें वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एपिक्स, पोम्स, प्लेज आर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. इन तीनों लैंग्वेजेस में वो होते थे. थ्रू many have prized, many still remain perceived carefully in monasteries and temples. वो अभी भी monasteries and temples में है. Now, next topic is biographies. For instance, Harshchitra by Banbhat given detail about his life, the Emperor of Harsh. Okay, the Emperor Harsh के बारे में हर्षचैत्र बाणभट्ट ने लिखा है, तो वो एक बायोग्राफी है. Now, religious text. Religious text वो हमें स्टोरीज बताती है अलग अलग रिलीजन्स की, अलग अलग बिलीफ की, अलग अलग पास्ट की. फॉर एग्जाम्पल वेद उपनिषद में होते थे. ठीक है, वेद अलग होते हैं, उपनिषद अलग होते हैं. ओके, वैदिक पीरियड इंडिया में वो चलते ही थे. सो अदर टेक्स्ट क्या होते हैं? महाभारत बाय सेज वेद व्यास. ठीक है, द रामायण बाय सेज वाल्मीकि, द पुराण एंड द भागवत गीता. ओके, दीज हैव द हिस्टोरियंस को वो मदद करते हैं हमारी हिस्ट्री और हमारी इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस लाइफ को बताने के लिए. Now, secular literature involves the non-religious literature. कुछ ऐसे लिटरेचर जो नॉन रिलीजियस है, मतलब वो हमारे पास्ट को बताते हैं लेकिन वो हमारे रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, जैसे शकुंतला, मेघदूत. तो वो सारे कालिदास ने लिखे हैं. ओके, सो नाउ मृच्छक टीका बाय शूद्रका, गीत गोविंद by Jaydev, etc. Now, travelogues. Since the past, there are many travelers who have traveled to the past across many worlds and recorded detailed accounts of places they visited. These records are called travelogues. ठीक है, तो वो travelogues थे, वो हमें गेन करते हैं नॉलेज में. ओके, और जैसे मेगास्थनीस एक ग्रीक एम्बेसडर था मौर्यन कोर्ट का, जिसने इंडिका लिखी थी. ओके, तो चाइनीज ट्रेवलर भी बहुत सारे आए, जैसे फाहीन आए. ठीक है, हुआंग त्सांग आए, हु विजिटेड इंडिया एंड प्रोवाइडेड अ डिटेल अकाउंट. तो उन्होंने बहुत सारे डिटेल अकाउंट दिए. ओके, सो नाउ एक और हिस्ट्री मीन्स. व्हाट डू डेट मीन्स? टू स्टडी हिस्ट्री वी मस्ट अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ टाइम. हमें टाइम तो समझना पड़ेगा ही. ओके, सो टाइम ईयर्स में मेजर्ड होता है. बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टेकन बिफोर द रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, तो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है वो एक रेफरेंस पॉइंट के लिए लिया जाता है. जब क्राइस्ट का जन्म हुआ उसको हम BC और बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3000 BC एंड 3000 years before the Christ was born. Nowadays BC is also written as BCE, which means before the common era. AD stands for Anno Domini, which means in the year of the Lord, means जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया था. Any event that occur after the birth of Christ is written as AD. Okay, India gained independence in 1947 AD, meaning 1947 after the birth of Christ. It is commonly used as CE or a common era. Meanwhile, in the world, the ancient Egyptians used a kind of picture writing. Okay, तो वो पिक्चर बनाते थे, फिर लिख देते थे. This writing is called hieroglyphics. ठीक है, उसे हायरोग्राफिक्स कहते थे.
जिसका मतलब होता है होली कार्विंग। एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले राइटिंग जो ठीक है। तो उस टाइम पे आपको जैसा कि पता चल रहा है इजिप्शियंस एक काइंड ऑफ पेपर पे लिखते थे जिसको पैपरस कहते हैं। वो किससे बनता था? रीड्स विच ग्रू नियर द नाइल रिवर। नाइल रिवर के पास में जो रीड्स ग्रू होते थे उससे बनता था। मेनी पीसेज ऑफ पैपरस वर स्टक टुगेदर टू फॉर्म अ स्क्रॉल। स्क्रॉल मतलब पैपरस के कुछ जब हम पीसेस जोड़ देते तो एक स्क्रॉल बनता है। The hot and dry weather of Egypt has played an important role in preserving many old Egyptian scrolls. मतलब ठीक है, तो जो इजिप्शियंस होते थे वो इजिप्ट के जो हॉट एंड ड्राई वेदर में जो इजिप्शियंस की जो स्क्रॉल होते थे वो उनके जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, उनके जो रिटन बायोग्राफी ट्रैवलॉग्स होते थे, उनको अच्छे से प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करते थे। अर्लियर बहुत पहले नो वन कुड अंडरस्टैंड द राइटिंग। किसी को राइटिंग पहले समझ नहीं आई, लेकिन कुछ समय बाद वो डेसिफर्ड होने लगे और अब हम एंशियंट इजिप्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं उनके स्क्रॉल्स की वजह से। ओके, तो एक चेक पॉइंट मैंने आपको एज अ क्वेश्चन आंसर दिया है। आप इसे सॉल्व करके आप इसे रिटन मतलब टेक्स्ट में हमारे चैट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा ताकि हम समझ सके कि आपको कितना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हमारा टॉपिक। और अगर कोई एनी डाउट अगर आपको होता है तो आप हमारे चैट बॉक्स में उससे लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ अब हमारे साइट का रिव्यू हो चुका है। ये हमने एक टाइमलाइन दी हुई है, आप इस टाइमलाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक माइंड मैप ताकि आप अच्छे से उसे समझ सके चैप्टर को। एक शॉर्ट टाइप माइंड मैप मीन्स समरी, एक समरी छोटी सी दी हुई है ताकि आप इसके बारे में और थोड़ा सा जान सके। ओके, सो thank you so much for visiting our channel. Thank you so much for watching. Please like, subscribe and share and comment. And please press the bell icon for latest updates. Thank you for watching.